आज हम सब लोग पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ आवर ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो आर देयर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ 46 to 63% ऑफ आवर ब्लड and 36 to 53% is of RBC and WBC are 1 to 2%. And इसके अंदर भी there are different type of cells in WBC which are neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes. Neutrophils are the majority, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं they are the neutrophils, और जो सबसे कम पाए जाते हैं दे आर दी बेसोफिल्स। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला WBC कौन सा है, इट इज़ द न्यूट्रोफिल एंड द सबसे कम पाया जाने वाला इज़ बेसोफिल। तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ आवर ब्लड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है कि जब भी हम लोग आर्टिफिशियली पेशेंट के अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, अब वो ब्लड उसका खुद का भी हो सकता है। इस टाइप के ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, और या फिर किसी और डोनर के थ्रू भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो कौन सा कैनोला का साइज लगेगा। इट इज़ ऑफ 18 गॉस कैनोला विच इज़ ऑफ विच कलर, इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर। तो इसीलिए मैंने ये ग्रीन में लिखा है। जो 18 गॉस कैनोला होता है इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैनोला है। उसके बाद कौन कौन से टाइप्स के ट्रांसफ्यूजन होते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेकेंड इज़ ऑटोलोगस, थर्ड इज़ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द फोर्थ वन इज़ मल्टीपल। अगर हम देखें फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, वो वाला ब्लड जो फ्रेशली अभी हमें किसी डोनर ने दिया है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश ब्लड। जो ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, ये उन केसेस में दिया जाता है जो पेशेंट ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीजेस। अब हम क्रोनिक किडनी डिजीजेस वाले को फ्रेश ब्लड ही क्यों दे रहे हैं, हम उन्हें ओल्ड ब्लड क्यों नहीं दे रहे। बिकॉज जो ओल्ड ब्लड होता है इट कंटेन्स मोर पोटेशियम। क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स मोर पोटेशियम, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उस पेशेंट के अंदर हाइपर कैलीमिया होगा। अब जो हाइपर कैलीमिया है वो ऑलरेडी CKD पेशेंट्स में होता है। आप लोगों को पहले ही पता है CKD के अंदर किडनीज इफेक्टिवली जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं एक्सक्रीट कर रही होती, जिसकी वजह से ऑलरेडी बॉडी के अंदर इज़ अ स्टेट ऑफ हाइपर कैलीमिया। और अगर हम इस कंडीशन में और ओल्ड ब्लड देकर उसको क्या कंट्रीब्यूट करेगा और ज़्यादा हाइपर कैलीमिया, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर पेशेंट कंडीशन। इस पर्पज से हम लोग CKD के पेशेंट में फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। सेकेंड इज ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके अंदर दूसरों का ब्लड लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो वो लोग अपना खुद का भी ब्लड डोनेट करते हैं सर्जरी से 1 या 2 वीक पहले, और उसके बाद उस खुद के ब्लड को सर्जरी के टाइम पर अपने आप को चढ़वाते हैं। व्हाट इज़ अ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हम पढ़ेंगे आगे। और अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ कंडीशन, जिसके अंदर पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब बार बार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द कंडीशन इज थैलेसीमिया। इस कंडीशन में पेशेंट को बार बार ज़रूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो इस टाइप के ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम बोलते हैं मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ हेमाटोक्रिट। नॉर्मल वैल्यू हेमाटोक्रिट की फीमेल में होती है 35 to 42% एंड इन मेल्स इट इज़ 42 to 52%। अब हम आगे देखते हैं इंडिकेशन क्या होती है। अगर हम होल ब्लड चढ़ा रहे हैं तो वो किस केस में चढ़ाते हैं, जब मेजर ब्लड लॉस होता है, या पेशेंट की कंडीशन शॉक में होता है, या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन न्यूनेट। इसके बारे में शायद आपको भी पता हो, शायद नहीं पता हो, बट जिस न्यूनेट्स के अंदर एक कंडीशन होती है जॉन्डिस, उस केस के अंदर हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, नॉट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो इस केस के अंदर हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसके बारे में हम आगे कभी देखेंगे।
पैक्ड आरबीसी हम देखते हैं क्रोनिक सीवियर एनीमिया के केस में, ल्यूकीमिया के केस में एंड थैलेसीमिया के केस में। प्लेटलेट कंसनट्रेट, अब प्लेटलेट्स हैं तो जिस पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स कम हो रहा है उस केस के अंदर हम प्लेटलेट्स दे देते हैं खाली, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में देते हैं। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर आर डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम प्लेटलेट कंसनट्रेट देते हैं। ब्लीडिंग हो रही है या कोई मैलिग्नेंसी है या फिर कोई मेजर सर्जरी हुई है, उस केस में हम प्लेटलेट कंसनट्रेट देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन हम देखते हैं 2 RNs, RN आर रजिस्टर्ड नर्स, जो वेरीफाई करेंगे पेशेंट के नेम को, उसकी आइडेंटिफिकेशन बैंड को देखेंगे एंड उसका क्रॉस मैचिंग चेक करेंगे, ब्लड टाइप चेक करेंगे। ये 2 RN की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वेरीफाई करते हैं। अब एक और चीज़ होती है कंसेंट। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नर्सेज आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंसेंट, नर्सेज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंसेंट, बट जो कंसेंट है ये हमें इंश्योर करना होता है कि कंसेंट लिया गया है कि नहीं। एंड द मेन थिंग, कंसेंट इज टेकन बाय डॉक्टर्स ओनली एंड नॉट बाय नर्सेज। वी ओनली इंश्योर कि कंसेंट लिया गया है कि नहीं लिया गया है। नेक्स्ट इज, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज होने लगा है उस टाइम पे हम लोग देखेंगे वाइटल्स, है ना। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या फिर कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें पता चल जाएगा बाय टेकिंग वाइटल्स। और हमें हमेशा 18 गॉस कैनुला होना चाहिए, मेरे पास IV BT सेट होना चाहिए। तो BT सेट एक जो कि स्पेशली डिज़ाइन होता है फॉर दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है जो कि फ़िल्टर करता है ब्लड को। तो ये मेन है, IV BT सेट के थ्रू ही हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, नॉर्मल IV सेट के लिए थ्रू नहीं करते। और इनिशियल जो हमें ड्रॉप फैक्टर रखना होता है, इट इज़ 10 ड्रॉप्स पर मिनट, और वी कैन से 10 GTD पर ml। अब देखा जाए तो ब्लड हमने चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव है इट इज़ CPDA। अब देखते हैं व्हाट इज CPDA। CPDA इज citrate, C for citrate, P for phosphate, D for dextrose and A for adenosine. Citrate is a anticoagulant जो कि ब्लड को कोगुलेट होने से बचाएगा। फोस्फेट मेंटेन्स द pH ऑफ द ब्लड एंड डेक्सट्रोज क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड एडिनोसिन इट जनरेट द ATP जो अगेन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब ये जो CPDA है ये कब तक प्रिजर्व रखता है ब्लड को, इट प्रिजर्व ब्लड फॉर 35 डेज। तो कितना डेज के लिए CPDA करता है, इट प्रिजर्व ब्लड फॉर 35 डेज एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड। देयर आर अदर प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, जैसे कि एक होता है CPD विच इज़ अगेन सिट्रेस फोस्फेट डेक्सट्रोज, इट प्रिजर्व द ब्लड फॉर 14 डेज एंड द अनदर वन इज सैगम, ये प्रिजर्व करता है ब्लड को फॉर द 42 डेज। तो इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन आता नहीं है, मेन यही पूछते हैं कि क्या प्रिजर्वेटिव मोस्ट कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव इज CPDA। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम देखेंगे होल ब्लड। अब जो होल ब्लड है इट इज़ गिवन इन मैक्सिमम 4 to 6 आवर, तो ये 4 to 6 आवर में दिया जाता है और इसका वॉल्यूम होता है 350 ml इन फीमेल, 450 ml इन मेल्स ऑफ द 1 यूनिट ब्लड। अब अगर देखा जाए तो अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो 1 यूनिट करने से 1 ग्राम ऑफ HB बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 3% हिमेटोक्रिट बढ़ेगा। एंड ये जो रिजल्ट्स हमें दिखेंगे इट शोज इन आवर बॉडी ओवर द 24 आवर पीरियड। ओके, तो जो 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से 1 ग्राम HB बढ़ रहा है, 3% HCT बढ़ रहा है विच इज़ हिमेटोक्रिट, ये हमें दिखेगा आफ्टर द 24 आवर पीरियड। अब हमने पीछे देखा था मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हेयर इज द डेफिनेशन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहेंगे, अगर 24 आवर्स में 10 या 10 यूनिट से ज़्यादा ब्लड को ट्रांसफ्यूज करें तो दैट इज़ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
या फिर 4 आवर्स में 5 यूनिट से ज़्यादा ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, दैट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और लास्ट टाइम इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, लास्ट नॉर्सेट में इसमें से क्वेश्चन भी पूछा था कि उन्होंने पूछा था व्हाट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और डिफरेंट ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक ऑप्शन ये था। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द कंसेप्ट बिल्डिंग ऑल्सो। एंड अगर हम देखे जाए 1 यूनिट ब्लड में देयर आर 300 ml ऑफ ब्लड, और जिसके अंदर 300 ml में 250 ml इज ब्लड एंड 50 ml इज आर प्रिजर्वेटिव। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, 300 ml इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट एंड इन विच 250 ml इज ब्लड एंड 50 ml इज हमारा क्या, प्रिजर्वेटिव। अब जो CPD होता है प्रिजर्वेटिव के अंदर सिट्रेट, वो बाइंड करता है कैल्शियम के साथ ब्लड के अंदर, तो इट लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया। ओके, तो ये कुछ इसकी वो है, ये एबनॉर्मलिटी है जिनकी वजह से जो प्रिजर्वेटिव कॉज करता है बॉडी के अंदर, सिट्रेट बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ एंड अल्टीमेटली लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। तो समटाइम्स इन चिल्ड्रंस जिनके अंदर ऑलरेडी हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट है, तो उन केस के अंदर हम सिट्रेट की जगह पर यूज़ ना करके वी यूज़ दी हेपारिन एज एन एंटीकोगुलेंट। आपको पता है सिट्रेट क्या काम करता है प्रिजर्वेटिव के अंदर, इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट, जो अभी पीछे भी मैंने बताया है। तो उसको यूज़ ना करके वी यूज़ दी हेपारिन एज एन एंटीकोगुलेंट बिकॉज इट डज नॉट बाइंड विद कैल्शियम, सो इट डज नॉट कॉज hypocalcemia. It is used, heparin is used in children's only. तो ये भी क्वेश्चन है, सिट्रेट बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ एंड इट कंट्रीब्यूट टू हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट है, हमने पहले भी देखा था, ओल्ड ब्लड होगा उसके अंदर ज़्यादा सेल डेथ होगी। और आप लोगों को पता है एक सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंटरसेलुलर कैटायन इज पोटेशियम। तो पोटेशियम बाहर निकल जाएगा बॉडी, ब्लड के अंदर आ जाएगा सेल से, जिसकी वजह से मोर पोटेशियम होगा। तो ओल्ड ब्लड कंटेन्स मोर पोटेशियम which causes hyperkalemia in our body. That's why in CKD patient we transfuse the fresh blood. ये हमने पहले भी देखा है। और अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, when the hemoglobin is less than 7 gram per deciliter. And one other thing is ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक और एबनॉर्मेलिटी होती है विच इज़ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बिकॉज जो CPD है ये मेटाबोलाइज होता है बॉडी में टू सोडियम बाइकार्बोनेट, और हम लोगों को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट इज एल्केलाइन इन नेचर। तो ये क्या एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा बॉडी के अंदर, इट कॉजेज दी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या क्या एबनॉर्मेलिटी होती है, फर्स्ट वन इज हाइपोकैल्सीमिया, सेकेंड वन इज हाइपरकैलेमिया एंड थर्ड वन इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज ट्रांसमिशन क्या होती है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द मोस्ट कॉमन डिजीज ट्रांसमिट इज हेपेटाइटिस सी, और ये क्वेश्चन भी बनता है डायरेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ ट्रांसमिट होगी बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट इज़ हेपेटाइटिस सी एंड द अदर डिजीजेज आर हेपेटाइटिस बी, HIV, एप्स्टीन बार वायरस। अब एक और कंसेप्ट आता है वॉश्ड RBC का। वॉश्ड RBC के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, WBC एंड प्लेटलेट्स को वॉश करके उसको हम रिप्लेस करते हैं विद NS एंड इट इज़ यूज्ड इन क्लाइंट्स विद सीवियर एलर्जी। तो वॉश्ड RBC के अंदर सारे कंपोनेंट प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट सबको वॉश करके रिप्लेस कर दिया NS के अंदर, उसके अंदर खाली क्या होगा, RBCs प्रेजेंट होंगे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि पेटेंसी ऑफ द BT सेट इज मेंटेन्ड बाय विच इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द NS विच इज नॉर्मल सलाइन। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं डेक्सट्रोज से करेंगे क्या, डेक्सट्रोज से नहीं करेंगे, ओनली NS इज यूज्ड। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। अगर हमको प्लेटलेट्स कभी कभी ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लेटलेट्स के अंदर अगर हम पूछता है, कभी क्वेश्चन आता है कि क्रॉस मैचिंग की ज़रूरत पड़ती है क्या, क्रॉस मैचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लेटलेट्स। इट इज़ गिवन रैपिडली ओवर 15 to 30 मिनट्स के पीरियड के अंदर हमें देना है, और एक बार प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से 5000 to 10,000 सेल्स बढ़ते हैं। स्टोरेज टाइम क्या होता है, इट इज स्टोर्ड अप टू 45 डेज एंड टेम्परेचर होता है 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। अब एंटीकोगुलेंट इसके अंदर यूज होता है सोडियम सिट्रेट। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज रैंडम डोनर प्लेटलेट्स एंड द सेकेंड वन इज सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। अब रैंडम डोनर प्लेटलेट्स का वॉल्यूम होता है 50 एंड सिंगल डोनर का वॉल्यूम इज 200 to 300 ml। अब मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी पेस्ट की है, दिस इज द रैंडम डोनर प्लेटलेट
एंड दिस इज द सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। अब आप देख सकते हैं बड़ा है ये छोटा है, इसका वॉल्यूम है 50 ml और इसका वॉल्यूम है 200 to 300 ml। एक बार जो 1 SDP होता है इट इज़ इक्वलेंट टू 4 to 6 रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। मतलब जितनी बार में 4 से 6 बारी का रैंडम डोनर प्लेटलेट्स चलाएंगे उसका काम सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एक बारी में करेगी। तो जो RDP है इट इंक्रीज द सेल बाय 5 to 10,000 बट SDP इंक्रीजेज द सेल बाय 40 to 50,000। नेक्स्ट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो इसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होते, तो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड विद इन 2 hours। स्टोरेज अगर हमें 24 घंटे के लिए स्टोर करना है देन द टेम्परेचर विल बी 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमें 1 साल के लिए इसको प्रिजर्व करना है तो टेम्परेचर विल बी -30 डिग्री सेल्सियस और -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका इन्फ्यूजिंग टाइम इज़ 30 minutes। और इंडिकेशंस कब कब करते हैं, बर्न्स के केस में, सीवियर हाइपोवॉल्यूमिया के केस में, एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया इज़ वन ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ प्लेटलेट, सॉरी दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। द नेक्स्ट इज क्रायो प्रेसिपिटेट। अब क्रायो मतलब वर्ड ही होता है कि लो टेम्परेचर। इसके अंदर जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फैक्टर 8 और फैक्टर 13 और वॉन विली ब्रांड फैक्टर, फिब्रोजन, फिब्रिनोनेक्टिन, ये जितने भी फैक्टर हैं सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर सिर्फ ये होते हैं। तो कभी कभी हमें पेशेंट के अंदर क्रायो प्रेसिपिटेट करने की भी इंडिकेशन होती है। तो इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है 15 to 30 minutes। टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेल्सियस बिकॉज नाम से ही क्लियर है ना क्रायो। तो एनीथिंग विच इज स्टोर्ड इन -डिग्री सेल्सियस उसके लिए हम क्रायो वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका टेम्परेचर का है -40 डिग्री सेल्सियस और इसका वॉल्यूम होता है 10 to 20 ml। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है वर्ड क्रिस्टलोइड वर्सेस कोलोइड्स। जो कोलोइड्स के अंदर क्या क्या आता है, कोलोइड्स कंटेन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन एंड हमारा पैक्ड RBC, ये आते हैं कोलोइड्स के अंदर। इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अदरवाइज क्रिस्टलोइड के अंदर आता है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक हम सबको पता है 0.9% हमारा NS। और अगर हमसे पूछा जाता है कि हाइपोटोनिक क्या होगा, N/2 है ना, दिस इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इनके जो क्रिस्टलोइड होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं ये यूज्ड होते हैं फॉर इमीडिएट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। और ये कोलोइड होते हैं ये इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर नहीं करते, तो ये इंट्रावेस्कुलर मतलब बाहर नहीं जाते, तो ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहते हैं, तो हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ आवर बॉडी। कोलोइड्स के अंदर हाई रिस्क होता है एलर्जिक रिएक्शन का, अदरवाइज क्रिस्टलोइड के अंदर लो रिस्क होता है एलर्जिक रिएक्शन का। अब हमें देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज हीमोलिटिक रिएक्शन। ये सबसे ज़्यादा डेडली रिएक्शन है एंड इट इज़ ड्यू टू दी इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ RBCs। या जब हम कभी कभी डिफरेंट क्रॉस मैचिंग मतलब हम चेक नहीं करते और A टाइप को B टाइप का चढ़ा देते हैं, तो क्रॉस मैचिंग की वजह से या इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो भी रिएक्शन होगी दैट इज़ हीमोलिटिक। अब हीमोलिटिक में क्लियर है इसके अंदर हीमोलिसिस होने लग जाएगी RBCs के अंदर। RBCs ब्रेक डाउन करेंगे ड्यू टू दी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसकी वजह से बहुत वर्स कंडीशन होगी पेशेंट के अंदर। तो इसका मैनिफेस्टेशन होगा डिक्रीज BP, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, बैक पेन या फिर कभी कभी आता है फ्लैंक पेन। ये इसका मेन सिम्टम है, फ्लैंक पेन, चिल्स, फीवर, टेकिकार्डिया। तो हीमोलिटिक सबसे डेडली है। नेक्स्ट इज फेब्राइल। इसके अंदर ड्यू टू एंटीजन्स फ्रॉम द डोनर ब्लड रिएक्टिंग विद द पेशेंट WBC के साथ। जो डोनर के RBCs होते हैं इसके अंदर क्रॉस मैचिंग की है, सही टाइप का ब्लड चढ़ा है, बट कभी कभी जो डोनर का ब्लड का होता है एंटीजन वो रिएक्ट कर जाते हैं पेशेंट के WBC के साथ। उस केस में हमें फेब्राइल टाइप की रिएक्शन को देखने को मिलेगी। इसमें टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा और इसकी मैनिफेस्टेशन अगेन फीवर, चिल्स, हेडेक, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया। अदर इज सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब कभी क्या होता है कि हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर दूसरी चीज़ कि बहुत फास्ट ड्रॉप फैक्टर को हमने चढ़ा दिया, जल्दी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, तो हमें इसीलिए स्लो रखना होता है इनिशियली ड्रॉप फैक्टर को, विच इज़ मैंने बताया पहले भी 10 drops per ml।
या फिर 15 to 20 GTT/ml इतना रखना है, अदरवाइज ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इट विल कंट्रीब्यूट टू सर्कुलेटरी ओवरलोड। और इसकी मैनिफेस्टेशन होगी कफ, डिस्पनिया, एलिवेटेड बीपी, क्रैकल्स, रेल्स एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स। द लास्ट इज एलर्जिक रिएक्शन। इट इज़ ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ डोनर एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा प्रोटीन की सेंसिटिविटी हो जाती है डोनर एंटीबॉडी के अगेंस्ट, तो उस केस में एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसका फेशियल फ्लैशिंग होगा, हाइव्स, रैश, वीजिंग। अब ये तीनों जो है हिमोलिटिक, फेब्राइल, एलर्जिक, इन तीनों केस में वी विल स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म द HCP विच इज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमें इन तीनों केसेस में स्टॉप करना है। और जो सर्कुलेटरी ओवरलोड वाला केस है उसके अंदर वी कैन स्लो दी ट्रांसफ्यूजन, जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट ना हो। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो हमारा पहली प्रायोरिटी होगी वी विल स्टॉप दैट ट्रांसफ्यूजन, और पेटेंसी को मेंटेन करेंगे विद NS, और उसके बाद वी विल इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। और सर्कुलेटरी ओवरलोड के केस में वी विल स्लो द ट्रांसफ्यूजन। और नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन भी इसी सिनेरियो से आता है कि सपोज उसमें फ्लैंक पेन आ रहा है, फीवर में पेशेंट के अंदर चिल्स आ रहा है, फीवर आ रहा है, हेडेक आ रहा है, तो उस केस में क्या करोगे एज अ नर्स? वी विल स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन और बाकी काम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद पेटेंसी मेंटेन करेंगे NS के साथ, और उसके बाद वी विल इन्फॉर्म टू डॉक्टर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।